प्रागैतिहासिक काल। मानव का विकास एक सगान या लगातार नहीं हुआ, अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। लिखना सीखने के पहले भी मानव इस धरती पर लाखों वर्ष पहले रह चुका था। ये लंबा सुदूर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, प्रागैतिहास कहलाता है। भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय द शून्य प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। उसने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। ये औजार पत्थर के बने हुए छुरे और तीर के फलक थे। 1853 ईस्वी में जॉन इवांस ने जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त कारीगरी की क्रिया से गुजरे पत्थरों का एक विवरण प्रकाशित किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्नल मीडोज टेलर ने हैदराबाद में उत्खनित महापाषाण युगीन कब्रों की कई रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की। उसे चिन के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुए। फूट पेशे से तो भूवैज्ञानिक थे, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में अनेक प्रागैतिहासिक ठिकानों का पता लगाया और पाषाण युग के शिल्प से संबंधित तथ्य इकट्ठे किए। 1930 ईस्वी में M0C बर्किट ने कृष्णा घाटी से एकत्रित सामग्री का एक विवरण प्रकाशित किया। विलियम किंग, ब्राउन, काकवन, सीएल कार्लाइल आदि विद्वानों ने अपनी खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों से कई पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में D0 टेरा तथा पीटरसन द्वारा किया गया। इन दोनों विद्वानों के निर्देशन में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे हुए पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। परंतु इन प्रारंभिक प्रयत्नों के बावजूद भारत विश्व के प्रागैतिहासिक मानचित्र पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। अतः सर मार्टिनो व्हीलर के प्रयासों के फलस्वरूप हमें भारत के समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान हुआ। 1950 में स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिक इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को नई दिशा दी। मानव का उदय मानव उन स्तनपायी जीवों की जाति का था जिन्हें प्राइमेट कहते हैं। इस वर्गीकरण में वानर, लंगूर और छछंदर भी शामिल हैं। मानव का उद्विकास वानर से माना जाता है। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमिनिड्स सबसे पहले अफ्रीका में अभिनूतन काल प्लाइस्टोसीन ईपॉक के आरंभ में प्रकट हुए। दुर्भाग्यवश पुरापाषाण काल के मानव के कोई अस्थिपंजर भारत में नहीं मिले हैं। यद्यपि उन वानरों के जीवाश्म जिनसे मानव और वर्तमान वानरों का अंततोगत्वा विकास हुआ शिवालिक की पहाड़ियों में मिले हैं। इनमें से सबसे सुविख्यात वानर 80 लाख वर्षों से भी पहले थे। उन्हें रामापिथेकस नाम दिया गया। सबसे पहला वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिंजेंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख साल पहले रहते थे। सर्वप्रथम औजार निर्माता के रूप में उन्हें आरंभिक पुरापाषाणकालीन संस्कृति का नेता कहा जा सकता है। वे अन्य पशुओं की तरह नंगे और बाहर खुले में रहते थे तथा बेर, गिरीदार फल, कंदमूल और कीड़े मकोड़े खाते थे। एशिया में जावा से एक ऐसे लोमिनिड आदिमानव की हड्डियां मिली है जो सीधा होकर चल सकता था। इसलिए उसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। ये जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अनेक वर्षों बाद इसी प्रकार के जीवों के 40 जीवाश्म पीकिंग के निकट एक गुफा से प्राप्त हुए। इसे पीकिंग मानव या सिनिंद्रोपस के नाम से जाना जाता है। यह आदि मानव आग जलाना जानता था।
चीन पर जापान के आक्रमण के दौरान सिनिंद्रोपस के अस्थिपंजर और अवशेष या तो खो गए या चोरी हो गए। जर्मनी में नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुईं। यह नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह मध्यपुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। अब से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हिमयुग के चौथे हिमकाल में वह रहता था, किंतु अब से 40,000 वर्ष वह सहसा खत्म हो गया। नियंडरथल मानव मृतकों का आदर करता था और शवों को पूजा की सामग्रियों सहित कब्र में दफनाता था। इस प्रकार उसका किसी न किसी तरह के धर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। नियंडरथल के बाद आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सैपियंस सैपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी कई उपजातियां थीं, जैसे क्रो-मैग्नन, ग्रिमल्डी, चांसलेड आदि। भारत में मानव के विकास के अद्यतन साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियों के अभिनूतन प्लायोसीन युगीन निक्षेपों से मिलते हैं। मानव के जिस रूप के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं उसे रामापिथेकस की संज्ञा दी गई है, परंतु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म फॉसिल नहीं मिला है। यद्यपि उसके अस्तित्व का संकेत पत्थर के उन औजारों से मिलता है जो 2,50,000 ई.पू. के आसपास के ने जाते हैं। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से प्राप्त पत्थर के कुछ उपकरणों को 14 लाख वर्ष पुराना बताया गया। 1983 में रावलपिंडी के पास रिवात में शिवालिक पहाड़ियों के निक्षेप में ऐसे उपकरणों का समूह प्राप्त हुआ, जिन्हें 19 लाख वर्ष पुराना बताया गया। पत्थर के कुछ उपकरण शिवालिक पहाड़ियों के भारत में पड़ने वाले हिस्सों में भी प्राप्त हुए, जिन्हें 25 लाख वर्ष पुराना बताया गया है। इस प्रकार की खोजों के बावजूद अब तक भारत में न तो मानववत प्राणी होमिनिड के और न मानव के जीवाश्म प्राप्त हो पाए हैं। परंतु इस बात को लेकर विद्वानों में सहमति है कि अफ्रीका के बाद ही भारत में मानव का आगमन हुआ। भारत की आबादी के नृतत्वीय विभाजन के क्रम में कुछ वर्षों पूर्व हर्बर्ट रिजेले का मत मान्य मंगोल भारतीय आर्य द्रविड़ था। उन्होंने भारतवासियों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया: मंगोल द्रविड़, आर्य द्रविड़, शक द्रविड़ तथा तुर्की ईरानी। सन 1933 में एस.एच. हंटन ने एक नवीन मत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भारतीय प्रजातियों को भाषा संस्कृति के आधार पर 8 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नृतत्वशास्त्र निरीक्षण के निदेशक वी.एस. गुहा ने नवीनतम मत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार भारत में 6 प्रमुख प्रजातियां तथा उनके 9 प्रकार हैं। 1. नीग्रिटो 2, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड 3, मंगोल ए पेलियो मंगोलाइड बी, तिब्बती मंगोल 4, मेडिट्रेनियन ए पेलियो मेडिट्रेनियन बी, मेडिट्रेनियन सी, पूर्वी प्रकार 5, पाश्चात्य लघुशिरस्क ए एल्पिनाइड बी, डायनरिक सी, आर्मेनाइड है 6, नॉर्डिक नीग्रिटो अब भारत में लुप्त हो गई है। इसके कुछ अंश अंडमान ट्रावनकोर एवं कुछ असम के अंगामी नगाओं में तथा कुछ पूर्वी बिहार के राजमहल पर्वत श्रृंखला में विद्यमान जनजाति में पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भारत की निम्न जातियों में मिश्रित रूप में व्याप्त है। मंगोल समूह 2 प्रकार के हैं: दीर्घशिरस्क असम तथा म्यांमार सीमा में तथा दूसरे गोल सिर वाले म्यांमार या चटगांव में मिलते हैं। तिब्बती मंगोल सिक्किम व भूटान में अस्तित्व में हैं। पेलियो मेडिटरेनियन कन्नड़, तमिल एवं मलयालम भाग में आते हैं। यूरोपीय प्रकार के मेडिट्रेनियन पंजाब व ऊपरी गंगा घाटी में मिलते हैं। पूर्वी प्रकार पंजाब, सिंध, राजपुताना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में है। एल्पिनाइड काठियावाड़ क्षेत्र, डायनरिक बंगाल, उड़ीसा तथा कुर्ग आदि में और आर्मेनाइड में पारसियों को शामिल किया जाता है। नॉर्डिक पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले
पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। रेखा चित्र के द्वारा इसे निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पूर्व पुरापाषाण काल, भारत के विभिन्न भागों से पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। इस समय मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। इस काल के उपकरणों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रागैतिहासिक पुरापाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 बीसी। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व पुरापाषाण कलसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल 9 लाख ईसा पूर्व से 4000 बीसी। उच्च पुरापाषाण काल 4000 बीसी से 1000 बीसी। 1 चापिंग पेबुल संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने एवं सपाट हो जाते हैं, पेबुल वटिकाश्म कहलाते हैं। इनका आकार प्रकार गोल मटोल होता है। चाप बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। इसमें एक तरफा धार होती है और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। जापिंग चॉपिंग दोहरी धार वाला काटने का औजार है। 2 हैंड एक्स संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप यादमदुराई तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लैक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर तथा स्क्रेपर हैं। क्लीवर अथवा विदारणी में दोहरी धार होती है। इसका उपयोग पेड़ों को काटने एवं चीरने के लिए होता था। स्क्रेपर या खुरचनी में एक पत्थर या ब्लेड होता है और इसका किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की खाल या जानवरों का चमड़ा उतारने में किया जाता था। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों से इन दोनों संस्कृतियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। 1 कश्मीरी घाटी। ये दक्षिण पश्चिम में पीरपंजाल पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में हिमालय से घिरी है। कश्मीर में लिदर नदी के किनारे पहलगांव से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। किंतु पुरापाषाण युग के औजार कश्मीर में ज्यादा नहीं मिलते क्योंकि हिमानी युग में कश्मीर में अत्यधिक ठंड होती थी। 2 पोतवार क्षेत्र। वर्तमान पश्चिमी पंजाब एवं पाकिस्तान में विस्तृत यह क्षेत्र पीरपंजाल और नमक पर्वत श्रृंखला के बीच में पड़ता है। इस इलाके में विवर्तनिक बदलाव आया था और इस क्रम में सिंधु एवं सोहन नदियों की उत्पत्ति हुई। सोहन घाटी पूर्व पुरापाषाण युग का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 1928 ई.शून्य में डी.एन. वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। 1930 ई.शून्य में के.आर.यू. टॉड ने सोहन घाटी में स्थित पिंडी घेब नामक स्थल से कई उपकरण प्राप्त किए। यहाँ से इस्तकुठार और काटने के औजार मिले हैं। ये औजार अडियाल, बलवाल और चौतरा जैसी महत्वपूर्ण पुरापाषाणीय बस्तियों में पाए गए हैं। सोहन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ई.शून्य में डी टेरा के नेतृत्व में एक कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। व्यास, बाणगंगा और सिरसा नदियों के किनारे भी पुरापाषाण युग के औजार पाए गए हैं। 1956 में बी.शून्य लाल ने व्यास नदी घाटी के स्थलों का पता लगाया था। 3 राजस्थान। यहाँ लूनी नदी के आसपास के क्षेत्र में कई पुरापाषाण युगीन बस्तियां पाई गई हैं। लूनी नदी का उद्गम अरावली क्षेत्र में हुआ था। चित्तौड़गढ़ में गंभीर नदी घाटी, कोटा संभाग में चंबल नदी घाटी तथा नगरई, वैराच नदी घाटी में पुरापाषाण युग के औजार पाए गए हैं।
राजस्थान के वागौर और दिदवाना क्षेत्र से भी पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। नागौर जिले में स्थित 16 आर और सिंगी तालाब अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे। 4. गुजरात यहाँ साबरमती, माही और उसकी सहायक नदियों के आसपास पुरापाषाण युग के अनेक औजार पाए गए हैं। सौराष्ट्र में भद्दर नदी के आसपास पुरापाषाण युग के अनेक औजार मिले हैं, जैसे हस्तकुठार, खुरचनी, काटने के औजार, नुकीले औजार आदि। कच्छ क्षेत्र में भी इस युग के अनेक औजार मिले हैं, जैसे हस्तकुठार, खुरचनी आदि। 5. मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर में पूर्व पाषाण कालीन औजारों के साथ मध्य पुरापाषाण कालीन लुप्त जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी के हथनो ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। नर्मदा के निकट भोपाल से लगभग 40 कि.मी. दक्षिण में भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव के निवास स्थलों का पता चला है। यहाँ लगभग 600 प्राचीन गुफाएं एवं शैलाश्रय खोजे गए हैं। प्रस्तर सामग्री के अतिरिक्त पुराचित्रों के अवशेष भी मिले हैं। हिरण, बारहसिंघों, सुअर, रीछ, पैसा आदि के चित्र गुहा भित्ति पर अंकित हैं। यहीं से परवर्ती चित्र श्रृंखला भी प्राप्त हुई है, जिनमें आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। यहीं से आदमगढ़ की पहाड़ियों में भी पूर्व मध्य पुरापाषाणिक चरणों के शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। 6. उत्तर प्रदेश छोटा उपरा के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में पूर्व पुरापाषाण युग से लेकर नवपाषाण युग तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त हुआ है। वेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। बेजन टॉस की सहायक नदी है जो मिर्जापुर के पथ्य पठारी क्षेत्र में बहती है। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, जहाँ हैंडएक्स, क्लीवर, स्क्रेपर, चापिंग आदि सभी प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी को एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। 7. महाराष्ट्र में नेवासा के पास चिरकी में हैंडएक्स, खुरचनी, बेधक आदि पाए गए हैं। महाराष्ट्र के कोरेगांव, चंदौली एवं शिकारपुर में पुरापाषाण युगीन बस्तियां थीं। यहाँ रासे नदी, सिंहभूमि में भी हस्तकुठार, काटने के औजार आदि अनेक पुरापाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं। इन बस्तियों में मुख्यतः हाथ की कुल्हाड़ियां और काटने के औजार पाए गए हैं। दामोदर एवं स्वर्णरेखा नदी की घाटियों में से भी पुरापाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। 8. उड़ीसा यहाँ वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी के डेल्टा क्षेत्र में पुरापाषाण युगीन औजार मिले हैं। उड़ीसा में मयूरभंज में बुहारवलन घाटी में प्रारंभिक और मध्य पुरापाषाण युग के कई औजार पाए गए हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ, खुरचनी, ब्लेड आदि। 9. दक्षिण भारत यहाँ से हैंड-एक्स परंपरा के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीपवर्ती क्षेत्र से प्राप्त हुए। इसी कारण इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ई में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड-एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग नेमदास के अतिरंपक्कम से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी. टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। बी.डी. कृष्णास्वामी, आर.बी. जोशी तथा के.डी. बैनर्जी जैसे विद्वानों ने भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए। दक्षिण भारत में मद्रास में स्थित कोर्तलियार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित वादमदुराई से बहुसंख्यक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी नदी घाटी में दूसरे महत्वपूर्ण स्थल अतिरमपक्कम एवं गुड्डियम हैं। यहाँ से भी बड़ी संख्या में हैंड-एक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के हैंड-एक्स एस्चुलियन प्रकार के हैं।
आंध्र प्रदेश के गिद्धलूर, करीमपुरी तथा कर्नाटक में विशेषकर कृष्णा की दो सहायक नदियों मालप्रभा और घाटप्रभा के आसपास अनेक पूर्व पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें कर्नाटक में स्थित अनगवाड़ी और बागलपुर प्रमुख हैं। गुलबर्गा जिले में स्थित हुंसगी अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। वर्तमान में पूर्व युगीन स्थल भारत के प्रायः सभी भागों में मिले हैं, जिनमें असम की घाटियां भी सम्मिलित हैं। जीवन यापन पुरापाषाणकालीन। मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। इस कारण से वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था, अर्थात इस काल का मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। पुरापाषाणयुगीन बस्तियों में भारतीय और विदेशी मूल के जानवरों के अवशेष बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। नर वानर, नीलगाय, जिराफ, कस्तूरी मृग, बकरी, भैंस, चिनकारा, गाय, सूअर आदि स्वदेशी मूल के पशु प्रतीत होते हैं। ऊंट एवं घोड़े का संबंध उत्तरी अमेरिका से स्थापित किया जाता है। दरियाई घोड़ा एवं हाथी मध्य अफ्रीका से भारत पहुंचे होंगे। अधिकांश पशु उत्तर भारत की पश्चिमी सीमा से प्रविष्ट हुए होंगे। उस समय अफ्रीका एवं भारत के मध्य परस्पर संबंध अवश्य रहे होंगे। इस काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। इस काल के मानव को अग्नि का ज्ञान हो गया था, परंतु वह उसके उपयोग से परिचित न था, अतः वह कच्चे मांस का भक्षण करता था। कंदमूल, फल एवं पशुओं के शिकार पर निर्भरता ऋतु चक्र पर आधारित रही होगी। आत्मरक्षा मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य था। फलतः पर्वत, कंदराएं, नदियों के कगार उसकी शरण स्थली बने। अभी तक वास्तुकला, मृदभांड कला का विकास नहीं हुआ था, अतः उसकी सृजनात्मकता हथियारों एवं औजारों के निर्माण में प्रकट हुई। इस प्रकार पाषाण निर्मित औजार इस काल की क्रांतिकारी घटना थी। आयुध निर्माण में क्वार्ट्साइट, बलुआ पत्थर, लैटेराइट एवं चेलसीनी का उपयोग विशेष रूप से किया गया। विद्वानों ने औजार निर्माण की दो प्रणालियों का उल्लेख किया है, उत्तरी भारत की फ्लैक प्रधान सोहन प्रणाली तथा दक्षिण भारत की कठार प्रधान प्रणाली। जीवन की प्रारंभिक अवस्था को दृष्टिगत करते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोगों में धार्मिक लोकोत्तर भावना का उदय नहीं हो पाया था। उस समय के मानव के रहन सहन तथा सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति आदिमानव द्वारा बनाए गए चित्रों से होती है। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी पूर्व पुरापाषाण युगीन भीमबेटका में देखने को मिली है, जिनमें 243 प्रागैतिहासिक शैलाश्र हैं। प्रारंभिक चित्रों में हरे एवं गहरे लाल रंगों का उपयोग हुआ है। भैंसें, हाथी, बाघ, गैंडे और सूअर के चित्र विशेष रूप से देखे गए हैं। कुछ चित्रों की लंबाई 2 से 3 मीटर तक है। उनकी विशालता को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आदि मानव इन जंगली जानवरों को न केवल भयावह मानता रहा होगा, अपितु उनकी क्रूरता भी उनकी विशाल आकृतियों में प्रतिध्वनित होती है। खुदाई और चित्रकारी से पता चलता है कि शिकार ही जीवन यापन का मुख्य साधन था। इन चित्रों में बनी शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री में सरलता से भेद किया जा सकता है। इन चित्रों से ये भी पता चलता है कि पुरापाषाण युग के लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उनका जीवन निर्वाह पशुओं एवं पेड़ पौधों पर निर्भर था। मध्य पुरापाषाण काल, इस काल में तापमान में भारी कमी आई, जिसका प्रभाव पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों की किस्मों पर पड़ा। 1960 वाले दशक के पूर्व तक मध्य पुरापाषाणिक चरण की अलग पहचान नहीं की जाती थी, लेकिन उस दशक में इस चरण को पहचानकर एक पृथक चरण के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया और नेवासाई चरण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसे विशिष्ट पहचान देने वाले उच्च कोटि के औजार महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। नेवासा के निकट चिरकी में मध्य पुरापाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्ट्जाइट पत्थरों के
स्थान पर जैस्पर, चार्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय उद्योग मुख्यतः शल्क से बनी वस्तुओं का था। इस समय के मुख्य औजार फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। खुरचनी, स्क्रैपर, इसमें एक ब्लेड होता है और इसका किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की खाल या जानवरों का चमड़ा उतारने में किया जाता है। बेधनी, पॉइंट, इसके दोनों सिरों की घिसाई करके प्रखर बनाया जाता है, जिससे आगे का भाग पतला एवं नुकीला बन सके। तक्षणी, बुरिंग, ये ब्लेड के समान ही होता है पर इसका किनारा दो तलों के मिलने से बनता है। तक्षणी के काम वाले हिस्से की लंबाई 2-3 सेमी से अधिक नहीं होती तथा इसका उपयोग मुलायम पत्थरों, हड्डियों, क्रोडों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी के लिए होता है। प्रमुख स्थल भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों से मध्य पुरापाषाणकालीन औजार पाए गए हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पर नेवासा नामक स्थान से प्राप्त उपकरण अत्यंत उच्च कोटि के हैं। नेवासा के निकट चिरकी में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान, धार मरुस्थल की पूर्वी सीमा इन लोगों के लिए एक आदर्श क्षेत्र थी, क्योंकि वहां मीठे जल के स्थायी स्रोत के निकट ही औजारों के लिए अच्छे पत्थर भी सुलभ थे। दक्षिणी थार में मध्य पुरापाषाणिक उद्योग के अन्वेषक B.N. मिश्र ने इसे लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। यह उद्योग नेवासाई से मेल खाता है। इस उद्योग के साक्ष्य खोखरा, बारिधानी, मोंगरा आदि में मिले हैं। इस उद्योग का काल 45,000 ई.शून्य पू.शून्य से 25,000 ई.शून्य पू.शून्य निर्धारित किया गया है। अन्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रांतों से भी विभिन्न पुरास्थल खोजे गए हैं, यथा बिहार में सिंहभूमि तथा पलामू जिला, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, सिंगरौली बेसिन, मिर्जापुर, बेलन घाटी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी और नर्मदा के किनारे स्थित समनापुर, राजस्थान में बागन, बेराज, कादम्बिनी घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास, बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरोस्थलों से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। उच्च पुरापाषाण काल उच्च पुरापाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था का विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। 1. नए चकमक उद्योग की स्थापना। 2. आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सक्रिय आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दूना होता है। इस काल में तक्षणियों एवं खुरचनियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। इस युग में अस्थि उपकरणों का भी अधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा। मत्स्य माला, हार्पून और सुई जैसे कुछ औजारों की पहचान भी की गई है। उच्चपुरा पाषाण युग की एक सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज थी रोड़ी मलबे, ढोका चिनाई से बना लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा। रोड़ी मलबे से निर्मित इस चबूतरे के केंद्र में इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालय के उत्खननकर्ताओं ने प्राकृतिक पत्थर का एक तिकोना टुकड़ा 15 सेमी ऊंचा, 6.5 सेमी चौड़ा और 6.5 सेमी मोटा रखा हुआ पाया। उत्खननकर्ताओं के अनुसार ये उच्चपुरा पाषाण युग के अंतिम आखेटक संग्रह कर्ताओं के किसी समूह द्वारा निर्मित है। संभवतः भारत में उच्चपुरा पाषाणिक उद्योगों का प्रादुर्भाव पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ। रिवात में 55वें पुरातात्विक स्थल में
पुरातत्ववेत्ताओं की क्वार्टजाइट के बड़े समानांतर पहलुओं वाले फलकों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल को मध्य से उत्तर पुरापाषाणिक चरण की ओर संक्रमण का सूचक माना गया है। अफगानिस्तान में संघाव की गुफाओं में भी उत्तर पुरापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। लोहड़ी की पहाड़ियों में माइलस्टोन 101 में कुछ उत्तर पुरापाषाणिक उद्योग क्षेत्रों की पहचान की गई है। राजस्थान में बुध पुष्कर के कतिपय उत्तर पुरापाषाणिक स्थल मिले हैं, जिनमें मध्य और उत्तर पुरापाषाणिक स्थलों के बीच निरंतरता के तत्व दिखाई देते हैं। बेलन और सोन घाटियों में अनेक उत्तर पुरापाषाणिक स्थलों का पता चला है। इन दोनों घाटियों का अन्वेषण 1960 के दशक में प्रो.0G0R0 शर्मा द्वारा किया गया। बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडों में उत्तर पुरापाषाणिक चरण से लेकर नवपाषाण युग तक के क्रम का पता चला है। यहाँ से पशुओं की हड्डियों के जीवाश्म पाए गए हैं। उत्तर पुरापाषाणिक उपकरण दक्षिणी आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटूर में भी पाए गए हैं। यहाँ फलकों एवं तक्षणियों का बहुत बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश में वेठमचेला में हड्डियों के बहुत से औजार मिले हैं। कर्नाटक के सोरापुर और बीजापुर जिले में बहुत से उत्तर पुरापाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्य गुजरात में विषाडी से प्राप्त शिल्प उपकरणों में उत्तर पुरापाषाणिक तथा नेवासाई मध्य पुरापाषाणिक तकनीकियों का मिश्रण देखने में आता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। वाकणकण महोदय के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। संभव है कि विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में बने हुए कुछ गुहा चित्र उच्च पुरापाषाण काल के ही हों। इस प्रकार के गुफा चित्र पश्चिमी यूरोप से भी प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल मध्य पाषाण युग का आरंभ ई.शून्य पू.शून्य 8000 के आसपास हुआ। ये पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा और मौसम गर्म और सूखा होने लगा। इस परिवर्तन से मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों की किस्मों या प्रजातियों में परिवर्तन हुआ। औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और मनुष्य छोटे पत्थरों का उपयोग करता ही रहा, पर शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा। ये भौतिक एवं पारिस्थितिक परिवर्तन पत्थर पर हुई चित्रकारी से भी प्रतिबिंबित होते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ई.शून्य में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के पाषाण उपकरण खोज निकाले गए। प्रमुख औजार मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनकी माइक्रोलिचिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। इनकी लंबाई 1 से 8 सेमी शून्य तक है। कुछ सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामितीय है। इसमें ब्लेड, क्रोड, नुकीले त्रिकोण और नवचंद्राकार प्रमुख ज्यामितीय औजार हैं। कुछ स्थानों से डी तथा सीन के बने हुए उपकरण भी मिलते हैं। पाषाण उपकरण चार्ट, फ्लिंट, कैल्सिडनी, स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियन, अगेट जैसे कीमती पत्थरों से निर्मित हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। इस काल के कुछ प्रमुख औजारों का विवेचन निम्नलिखित हैं। 1. ब्लेड। ब्लेड यह एक प्रकार का विशेषीकृत पत्थर होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होती है। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता है। 2. क्रोड। क्रोड यह आकार में बेलनाकार होता है, जिसकी पूरी लंबाई में फ्लूटिंग के निशान होते हैं और इसमें एक सपाट प्लेटफॉर्म होता है। 3. नुकीला औजार, पॉइंट यह एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड होता है। इसके दानों सिरे ढलवा तथा ढालदार होते हैं।
इसके सिरे सरल रेखीय या वक्ररेखीय भी हो सकते हैं। 4. त्रिकोण ट्रायंगल। इसमें साधारणतया एक शिरा एवं एक आधार होता है और शिरे को धारदार बनाया जाता है। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है या इसे तीर के अग्रभाग में भी लगाया जाता है। 5. नवचंद्राकार लूनेट। ये औजार भी एक तरह का ब्लेड होता है लेकिन इसका एक सिरा वृत्ताकार होता है। इसका उपयोग अवतल कटाई के लिए किया जा सकता है। ऐसे दो औजारों को मिलाकर तीर का अग्रभाग तैयार किया जा सकता है। समलंब औजार ट्रपीज। ये भी एक ब्लेड के समान दिखाई पड़ता है। इसके एक से अधिक सिरे धारदार होते हैं। किसी समलंब औजार के 3 सिरे धारदार होते हैं। इसका उपयोग तीर के अग्रभाग के रूप में होता होगा। प्रमुख स्थल राजस्थान। यहाँ पचपद नदी घाटी और सोजत इलाके में सूक्ष्म औजार काफी मात्रा में मिले हैं। यहाँ पाई गई एक महत्वपूर्ण बस्ती तिलवारा है। तिलवारा में 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहला चरण मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है तथा इस चरण की विशेषता सूक्ष्म औजारों का पाया जाना है। दूसरे चरण में चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े इन सूक्ष्म औजारों के साथ पाए गए हैं। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। यहाँ 1968 से 1970 तक V.N. मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से अवस्था 1 या संस्कृति की सबसे प्रारंभिक अवस्था का समय 5000 ई.शून्य पूर्व से 2000 ई.शून्य पूर्व निश्चित किया गया है। पूरे स्थल में जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिलती हैं। तीनों चरणों से संबंधित कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ मानव कंकाल भी मिला है। झोपड़ियों और खड़ंजों द्वारा फोन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ का उद्योग मुख्य रूप से फलकों पर आधारित है। पत्थर की वस्तुओं में छल्ला पत्थर भी शामिल है। गुजरात। यहाँ ताप्ती नर्मदा माही और साबरमती नदियों के आसपास कई मध्य पाषाणयुगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें अक्खज बलसाना अहीरपुर और लंघनाज महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनमें से H.D. शानकलिया द्वारा उत्खनित लंघनाज स्थल की विशेषता यह है कि शुष्क क्षेत्र में उद्घाटित ये पहला स्थल है जिससे मध्य पाषाणिक संस्कृति के विकास के क्रम का पता चलता है। यहाँ रेत के ठोस टीलों के 100 से अधिक स्थल मिले हैं। लंघनाज में 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। पहले चरण में सूक्ष्म पाषाण उपकरण कब्रें और पशुओं की हड्डियां मिली हैं। सूक्ष्म औजारों में ब्लेड त्रिकोणीय औजार अर्धचंद्राकार औजार खुरचनी और तक्षनी प्रमुख हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश। यहाँ इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय नहर राय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ का उत्खनन कार्य G.R. शर्मा द्वारा संपन्न हुआ। यहाँ एक छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त अनेक छोटी भट्ठियाँ, एक बड़ी सामुदायिक भट्ठी, झोपड़ी का फर्श और कई कब्रें मिली हैं। यहीं से स्तंभगत के भी प्रमाण मिले हैं। स्तंभगत का अर्थ है रहने के फर्श पर ऐसे गर्त जिनमें स्तंभ गाड़े गए हैं और उन पर छत बनाई गई है। यहाँ से ढेर सारे नर कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। कुछ अस्थि तथा सींग निर्मित उपकरण भी मिले हैं। शवाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। समाधिस्थल में शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित मदरधा अन्य प्रमुख मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं। यहाँ की खुदाई 1978-80 के बीच की गई। यहाँ से रीस्तंभ गर्त के साक्ष्य पाए गए। यहाँ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। यहाँ से बारहसिंगा भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष भी मिले हैं।
यहाँ से अनेक ऐसे शवाधान मिले हैं जिनमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। महदेहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील पुरास्थल है। 1982 ई-0 से 87 तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, तक्षणी आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ साथ 41 मानव शवाधान तथा कुछ गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैलम, भैंस, हाथी, गैंडा, सूअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में स्थित चौपानी मांडो नामक पुरातात्विक स्थल से पूर्व पाषाणिक काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाणिक काल तक की संस्कृतियों का एक अनुक्रम देखने को मिलता है। यहाँ हाथ के बने अनगढ़ किस्म के मृदभांड भी मिले हैं। यहाँ झोपड़ी के गोल फर्श भी मिले हैं। उत्तरवर्ती चरण का एक फर्श पत्थरों से बना हुआ है। इस चरण में सरकंडे और बांस के निशान वाले पकी मिट्टी के पिंड भी मिले हैं, जिनसे लगता है कि मिट्टी और बांस की टट्टी की दीवारें बनाई जाती थीं। अन्य अवशेषों में हथौड़ा, पत्थर, छिलाई में प्रयुक्त हाने वाले पत्थर, छिद्रयुक्त गोल पत्थर आदि शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के लिए समृद्ध है। मिर्जापुर जिले में स्थित मोरहना पहाड़, बघहीखोर, लेहखडिया आदि से मध्यपाषाण कालीन प्रमाण मिले हैं। इन स्थानों से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ नरकंकाल भी मिलते हैं। लेहकैया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश सिर पश्चिम दिशा में हैं। पश्चिमी बंगाल यहाँ के वर्धमान जिले में दामोदर नदी के किनारे स्थित वीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाणिक पुरास्थल है, जहाँ 1954 ई-0 से 1957 ई-0 के बीच B0 लाल ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ ऐसे अनेक गड्ढे या भूछिद्र मिले हैं जिनके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये छिद्र खंभे गाड़ने के लिए खोदे गए गड्ढे हैं। इस पुरातात्विक स्थल की पहचान संयुक्त आवासीय बस्ती एवं प्रस्तर औजारों की निर्माण स्थली के रूप में की गई है, जहां झोपड़ियां भी बनी हुई थी। मध्य प्रदेश यहाँ के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ शैलाश्र समूह में 25,000 सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। इन आश्रयों में जो सामग्री मिली है उसमें मुख्य रूप से गधे का टूटा हुआ अग्रभाग, गोल छल्ले, पत्थर तथा पालतू पशुओं, कुत्तों, बकरी, भैंस, भेड़, सूअर, सांभर, बारहसिम्हा, हिरण, खरगोश आदि की अस्थियां शामिल हैं। यहाँ का प्रस्तर उद्योग एक और धार वाले फलकों पर आधारित था। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्र मिले हैं, जिनका नाम जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप है। यहाँ गैर मृदभांड सूक्ष्म पाषाण चरण के धाद मृदभांड सूक्ष्म पाषाण चरण का प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की तीसरी परत से मृदभांड विहीन सूक्ष्म पाषाण उद्योग का पता चला है और परत 2 एवं 1 से मृदभांडों से युक्त सूक्ष्म पाषाण उद्योग का पता चलता है। महाराष्ट्र सन 1950 ई-0 में K0R0V0 टॉड ने बंबई के आसपास के कुछ तटवर्ती सूक्ष्म पाषाण ठिकानों का वर्णन किया। यहाँ के लोगों के पास शायद किसी प्रकार की नावें थीं और मछलियाँ उनके आहार की स्थायी वस्तुएं थीं। कोंकण के तटवर्ती क्षेत्रों से कासुसोल, जनयिरे, बाभलगो, जलगढ़ आदि से सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के धुनिया एवं पुणे जिलों से ऐसे ही पुरावशेष मिले हैं। आंध्र प्रदेश प्राप्त हुए हैं। यहाँ नागार्जुन कोंडा, गिद्दलूर और रेनीगुंटा के स्थलों से मध्य पाषाणिक उपकरण। कर्नाटक यहाँ बंगलौर के निकट जलालहल्ली के आसपास स्थित पुरातात्विक स्थलों में एक विशेष प्रकार के स्फटिक उद्योग का संचालन किया जाता था।
यहाँ के प्रस्तर औजार उद्योग की एक नवीन विशेषता रोमन लिपि के ड अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलकों का उत्पादन है। कर्नाटक के संगनकल्लू, वेलगांव आदि से भी क्वार्ट्ज से निर्मित सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु यहाँ टेरी समूह नाम से ज्ञात तटवर्ती प्रागैतिहासिक स्थलों के विशिष्ट समूहों का पता चला है। यहाँ के प्रस्तर उद्योग का प्रमुख कच्चा माल स्फटिक और हल्का भूरा मृग प्रस्तर है। यहाँ की शल्क परंपरा बहुत सशक्त है एवं छोटी चक्राकार गुलियां तथा शल्क अर्धचंद्राकार तिरछी नोक वाले तीर और वेधनियां यहाँ के मुख्य प्रस्तर औजार थे। यहाँ का प्रस्तर उद्योग वस्तुतः तटवर्ती शेष्य पाषाणकालीन मछुआरा समुदाय का उद्योग था। जीवन शैली मध्य पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्व पाषाण कालीन मानव की अपेक्षा भिन्न था। यद्यपि वे अब भी अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर थे, तथापि इस काल के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंसें आदि का शिकार करने लगे थे। पशुओं से धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ रहा था। अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक वे मृदभांडों का निर्माण करना भी सीख गए थे। सराइनहर राय तथा मेहदहा की समाधियों से इस काल के लोगों की अंत्येष्टि संस्कार विधि के विषय में जानकारी मिलती है। ज्ञात होता है कि वे अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे तथा उनके साथ खाद्य सामग्रियों, औजार, हथियार भी साथ रखते थे। संभवतः ये किसी प्रकार लोकोत्तर जीवन में विश्वास का सूचक था। पत्थर की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों और नक्काशियों से मध्य पाषाण युग के सामाजिक जीवन और आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित जानकारी मिलती है। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर मध्य पाषाण युग की कला और चित्रकला की दृष्टि से समृद्ध है। ये पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक और उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में केरल तक पाए जाते हैं। शैलग्नचित्रों के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में मुरहना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़, लाखा जुआर और कर्नाटक में कुप्पागल्लू। इन चित्रों से शिकार करने, भोजन जुटाने, मछली पकड़ने और अन्य मानवीय क्रियाकलापों की भी झलक मिलती है। भीमबेटका में काफ़ी चित्र बने मिले हैं। इनमें बहुत से जंगली जानवरों जैसे जंगली सुअर, भैंसें, बंदर और नीलगाय के चित्र बने मिले हैं। आदमगढ़ की शैलाश्र श्रृंखला की गैंडे के शिकार वाले चित्र से पता चलता है कि बड़े जानवरों का शिकार बहुत से लोगों द्वारा मिलकर किया जाता था। पशुओं का चित्रांकन मोटी रेखाओं द्वारा किया गया है और उनके शरीर को कई बार पुनर्तः अथवा अंशतः आड़ी रेखाओं से भरा गया है। इन तीनों तरीकों के उदाहरण उत्तर प्रदेश में मुरहना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ की गुफाओं और शैलश्रों में खींचे गए पशुओं के चित्र देखे जा सकते हैं। चित्र बनाने में गहरे लाल, हरे, सफ़ेद और पीले रंगों का उपयोग किया गया है। इन चित्रों और नक्काशियों से यौन संबंधों, बच्चों के जन्म, बच्चे के पालन पोषण और शव दफन से संबंधित अनुष्ठानों की भी झलक मिलती है। इन सब बातों से यह संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण युग में पुरापाषाण युग की अपेक्षा सामाजिक संगठन अधिक सुदृढ़ हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यपाषाण युग के लोगों का धार्मिक विश्वास पारिस्थितिकी और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित था। नवपाषाण काल नवपाषाण या न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग उस युग को बताने के लिए किया था जिस युग में पत्थर के उपकरण अधिक कुशलता से और अधिक रूपों में बनाए गए और उन पर पॉलिश भी की गई। बाद में डी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति को अपने आप में पर्याप्त अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था बताया और माइल्स विकेट ने इस बात पर जोर दिया कि निम्नलिखित विशिष्ट विशेषकों को नवपाषाण संस्कृति माना जाना चाहिए। 1. कृषि कार्य। 2. पशुओं को पालना। 3.
पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना। 4. मृदुभांड बनाना। नवपाषाण की संकल्पना में यह कुछ वर्षों में परिवर्तन हुआ है। एक आधुनिक अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि नवपाषाण शब्द उस पूर्व धातु चरण संस्कृति का सूचक होना चाहिए जब यहाँ रहने वालों ने अनाज उगाकर और पशुओं को पालतू बनाकर भोजन की विश्वस्त पूर्ति की व्यवस्था कर ली थी और एक स्थान पर टिककर जीवन बिताना आरंभ कर दिया था। फिर भी घर्षित पत्थर के औजार नवपाषाण संस्कृति की सर्वाधिक अनिवार्य विशेषता है। वनस्पति कृषिकरण एवं पशुओं के पालने से एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने के आधार पर ग्राम समुदायों की शुरुआत हुई, साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त प्रकृति पर और अधिक नियंत्रण तथा प्राकृतिक साधनों का दोहन हुआ। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ई.पू.0 से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ई.पू.0 में हुई। खेती पर आधारित नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी, लोरलाई और जोग नदियों की घाटियों में प्राप्त होता है। किले गुल मोहम्मद, गुमला, राणा बैकवोट, घुंडई, अंजीरा, मुंडीगाक और मेहरनर जो कच्छी मैदान में स्थित है के पुरातात्वीय स्थलों से 7000 से 5000 ईसा पूर्व के समय का साक्ष्य मिलता है। इससे पता चलता है कि मेहरगढ़ में लगभग 7000 ईसा पूर्व में बसने शुरू हो गए थे। खेती और पशुपालन के प्रादुर्भाव के साथ धर्म और समाज के क्षेत्रों में उन कर्मों से संबंधित अन्य आचार व्यवहारों का भी विकास हुआ। उदाहरण के लिए हमें मरणोपरांत जीवन, मृत्यु के बाद पुनरुज्जीवन, आत्मा के देहांतरण और पुनर्जन्म चक्र के संबंध में विश्वास जैसी नई अवधारणाओं के उदय देखने को मिलते हैं। स्थायी बसाव के फलस्वरूप नई दस्तकारियों जैसे मृदभांड बनाने की कला का विकास हुआ। यद्यपि पशु पालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही हो गई थी, परंतु इस काल में जंगली पशुओं को अत्यधिक संख्या में पालतू बनाया गया। भारत में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि का पालन किया जाने लगा। घोड़ा पालन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। पूर्व में मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। भीमवेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वस्त्रों को रंगने की शुरुआत हो गई थी। अग्नि का उपयोग इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अग्नि के उपयोग से भोजन पकाए जाने की तकनीक प्रारंभ हुई। अग्नि ने अंधकार में प्रकाश फैलाया। शरीर में ऊर्जा का संचार भी अग्नि के कारण संभव हुआ। नवपाषाण युग के अंतिम दौर में धातुओं के उपयोग की शुरुआत हुई। तांबा सर्वप्रथम इस्तेमाल होने लगा। इसी कारण ये काल ताम्रकाल कहलाया। मनोरंजन के साधनों में नृत्य, गान एवं आखेट प्रमुख रहा होगा। भीमवेटका के चित्र लोगों में इस कला के प्रति रुचि प्रकट करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार। इरा काल में अन्येष्टि संस्कार के निम्नलिखित रूप दिखाई पड़ते हैं। शिष्ट समाधि एक आयताकार खाई को चारों ओर पाषाण से संदूक की आकृति बनाकर मृतात्मा की अस्थियां रखी जाती थी। अस्थियों के साथ हथियार, औजार और आभूषण आदि रखे जाते थे। समाधि में एक से अधिक व्यक्तियों की अस्थियां रखी जा सकती थीं। ब्रह्मगिरी के उत्खनन में ऐसे अवशेष देखने को मिले हैं। पुदुकोट्टा शिष्ट समाधि में कुछ परिवर्तन बीच में एक छेद वाला पत्थर रखकर किया गया। पिटसकल ग्रेनाइट पत्थरों से 8 से 12 फीट का वृत्त जिसकी गहराई 6 से 8 फीट होती थी। संभवतः शुरू में लकड़ी की अर्थी पर शव रखा जाता था। शव के गल जाने पर अस्थियां एकत्र कर समाधि में रखी जाती थीं। अस्थियों के साथ आभूषण, मृदभांड आदि उपलब्ध हुए हैं। ब्रह्मगिरी, मैसूर के उत्खनन में ही ऐसी समाधियों के अवशेष मिले हैं।
कैंसकल पाषाणों से निर्मित समाधि में अस्थि पात्र एवं भस्म पात्र रखे जाने की परंपरा थी। इस प्रकार की समाधियां चेन्नई के चिंगल क्षेत्र में देखी गई हैं। कुछ अवधि पूर्व के उत्खननों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि सर्वप्रथम नील नदी घाटी मिन में गेहूं एवं जी का उत्पादन शुरू हुआ। लगभग 12,500 ईशून्य के अवशेष दक्षिण मिस्र में आसवान डैम के उत्तर में थोड़ी दूर पर स्थित याडीकुब्बानियों में किए गए उत्खनन से प्राप्त किए गए हैं। यहाँ गेहूं और जी का उत्पादन किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कुब्बानिया से लगभग 60 किलोमीटर शून्य दूर कोलंबो से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसना के पास स्थलों से प्राप्त अवशेषों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। संभवतः इस क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय शुरू नहीं हुआ था, अतः अनाज उत्पादन का कार्य पहले प्रारंभ हुआ। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि कुब्बानिया के अवशेष यह नहीं दर्शाते कि गेहूं स्वतः स्वाभाविक रूप जंगली में पैदा हो रहा था, अर्थात प्राप्त अवशेषों की कृषक क्षेत्र में उपस्थिति उत्पादन का प्रतीक है। प्रारंभ से ही पेरी महोदय कृषि तकनीक को मिस्र की देन मानते हैं, जबकि रूसी विद्वान वेबिलोव कृषि तकनीक का उदय अफगानिस्तान अथवा उत्तर पश्चिम चीन मानते हैं। पश्चिम एशिया अर्थात फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान के कुछ क्षेत्र में 9वीं 8वीं सहस्त्राब्दी ईशून्य में लोगों ने अनाज उत्पादन शुरू कर दिया था। उत्तर सीरिया में यूफ्रेट्स नदी पर आबू हरिया का उत्तर, इसी नदी पर दक्षिण तुर्की में सुवदे में स्थायी कृषि समुदाय की पुष्टि होती है। फिलिस्तीन के जेरिको में 3500 ईशून्य से 7500 ईशून्य पूर्व के बीच एक बस्ती में अनाज उत्पादन के संकेत मिलते हैं। उत्खनन से जेरिको के चतुर्दिक 2 ईशून्य चौड़ी पत्थर की दीवार एवं गोल मीनारों के अवशेष मिले हैं। ये किले बंदी का संसार में प्रारंभिक साक्ष्य माना गया है। दक्षिण तुर्की स्थित हुयुक नामक बस्ती में गेहूं, जी एवं मटर की खेती के प्रमाण मिले हैं। संभवतः भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पाला जाता था। उत्खनन में मकान की दीवारों पर बिना सिर के मानव शवों को निगलते गिद्ध के चित्र, फूटती ज्वालामुखी आदि के अंकन देखे गए हैं। यहाँ से पाषाण कुठार, मृदभांड, हड्डियों के औजार एवं लकड़ी के कटोरे भा पाए गए हैं। एक में 6500 ईशून्य के बीच के साक्ष्य जार्मो नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में मकानों में आंगन, कई कमरे होना इस तथ्य को इंगित करता है कि यहाँ कोई बड़ी बस्ती थी। भेड़, बकरी पालन एवं कृषि द्वारा जीविकोपार्जन के संकेत मिले हैं। भौगोलिक क्षेत्र विद्वानों ने प्राप्त स्थलों के आधार पर नवपाषाण संस्कृतियों को मोटे रूप में 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया। 1. उत्तर पश्चिम क्षेत्र वर्तमान अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान पे पुराविदों ने ऐसी गुफाएं खोजी हैं जहां लोगों द्वारा 7000 ईशून्य में भेड़ एवं बकरियां पाली जाती थीं। यहीं से गेहूं एवं जी की खेती की शुरुआत के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ ये क्वेटा से लगभग 150 किलोमीटर शून्य दूर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन से पता चलता है कि इस क्षेत्र का पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल से समृद्ध हड़प्पा काल तक एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है। मेहरगढ़ से तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यहाँ नवपाषाण काल के 2 स्तर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन अवशेष ऊपरी स्तरों से प्राप्त हुआ है। यहाँ के नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रारंभिक चरण में मृदभांड अनुपस्थित थे। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 एवं जी की 2 किस्मों की खेती किए जाने के संकेत मिले हैं। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। यहाँ कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों में लोग रहते थे। संभवतः आवासीय परिसर में भंडारण के लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी। प्राप्त औजारों में प्रस्तर कुठार, घर्षण पाषाण आदि प्रमुख हैं। मेहरगढ़ के द्वितीय काल से गेहूं,
जौ, अंगूर एवं कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। पुराविदों का अनुमान है कि हड़प्पा निवासियों ने गेहूं, जौ एवं कपास की खेती की तकनीक मेहरगढ़ के पूर्वजों से ग्रहण की होगी। मेहरगढ़ से प्राप्त इस साक्ष्य के कारण इस सिद्धांत को संशोधित करना पड़ेगा कि कृषि और पशुओं को पालने का कार्य भारतीय उपमहाद्वीप की ओर पश्चिम एशिया से फैला। 2. उत्तरी क्षेत्र। इस क्षेत्र में कश्मीर प्रांत में स्थित दो महत्वपूर्ण स्थल बुर्जाडब एवं गुफक्राल का उल्लेख किया जाता है। कश्मीर घाटी में ग्राम बस्तियों का लगभग 2500 ईशून्य आविर्भाव हुआ। बुर्जाहोम, इसका साहित्यिक अर्थ जन्म स्थान है। ये श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है। इस स्थल की खोज 1935 ईसा पूर्व में डी टेरा तथा पीटरसन ने की। बीके थापर ने इस संस्कृति के मध्य पाषाणिक खाद्य संग्राहक एवं नव पाषाणिक खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था अर्थात 2 स्तरों का अध्ययन किया है। प्रथम में शिकारी संग्रहकर्ताओं के स्क्रेपर, हार्पून, क्षेद्रिक, सुइयां, कुल्हाड़ियां आदि प्राप्त हुई हैं। यहाँ नवपाषाणकालीन लोग एक झील के किनारे गर्तावासों गर्थोम में रहते थे। वे शिकार तथा मछली पर जीते थे। दूसरी अवस्था में मिट्टी की ईंटों के बड़े घरों में रहने का पता चला है। खेती का भी अनुमान किया गया है। एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यहाँ से प्राप्त तांबे के वानाग्र धातु के इस्तेमाल को इंगित करते हैं। पुराविदों की मान्यता है कि बुर्जाहोम से प्राप्त सामग्री का स्वाद घाटी के सरायखोला एवं घालीगई के साथ सादृश्य रहा है। गुफक्राल, इसका शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुफा है। ये श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से प्रारंभिक निवास के 3 चरणों का पता चला है। प्रारंभिक चरण में हमें मृदभांड रहित गर्तावास देखने को मिलते हैं, परंतु बाद के 2 चरणों में अनगढ़ किस्म के धूसर मृदभांडों का इस्तेमाल किया जाने लगा और इन चरणों में बड़ी संख्या में हड्डियों के औजार मिलते हैं। 3. मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती नवपाषाणिक संस्कृति की जानकारी गंगाघाटी एवं विंध्य पर्वत के पठारी क्षेत्र में स्थित स्थलों से होती है। कोल्डेवा, महगरा, महगड़ा एवं चौपानी मांडो इस भाग के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुराविदों ने इनका उत्खनन करवाया था। कोल्डेवा बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में कोल्डेवा स्थित है। यहाँ 3 सांस्कृतिक अनुक्रम नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौहयुग देखे गए हैं। यहाँ के उत्खनन से 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाने का प्रमाण मिला है। इसे चावल की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। महगरा, गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के निकट महगरा, इलाहाबाद के पास के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। पशुओं में गाय, बैल, हिरण एवं मछली की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की गुड़ियां भी मिली हैं। यहाँ से धान के अलावा जी की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक पशु बाड़ा भी प्राप्त हुआ है। चौपानी मांडो इलाहाबाद के पास स्थित इस स्थल से पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक के 3 चरणों का पता चला है। यहाँ मध्यपाषाणकालीन स्तर से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, साझा चूल्हे, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। विद्वानों की मान्यता है कि चौपानी मांडो के मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से हैं। 4. पूर्वी क्षेत्र। मध्य पूर्व में चिरांद, चेचर, सेनुआर, तारादेव एवं उड़ीसा में कुचाई तथा उत्तर पूर्वी भाग में दाबोजली घाटी मुख्य स्थल हैं। चिरांद बिहार के सारण जिले में चिरांद ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नव पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्जाहोम को छोड़कर अन्य किसी पुरातात्विक स्थल से इतनी अधिक मात्रा में नवपाषाणकालीन उपकरण नहीं मिले जितने चिरांद से।
1962-63 में प्रोफेसर V.K. सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हिरण की सींगों से निर्मित उपकरण पाए गए हैं। यहाँ के मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। दावोजली होर्डिंग उत्तर पूर्व में असम के चित्तग्राम क्षेत्र से यह स्थल प्राप्त हुआ है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन का पता चलता है। गुवाहाटी के पास सारुतारू में की गई खुदाइयों से संबंधित आदिम कुल्हाड़ियों, सेल्ट और गोलाकार मूठ वाले कुठारों के साथ अंगड़ रज्जु या करंड अंकित मृदभांड मिले हैं। कुचाई, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई में मध्यपाषाणिक स्तर तथा नवपाषाणिक स्तर प्राप्त हुए हैं। 5. उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसमें मुख्यतः राजस्थान के क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। बागौर, बनास की सहायक कोटारी नदी के किनारे भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूरी पर यह स्थल स्थित है। यहाँ मध्यपाषाणिक, ताम्रयुगीन तथा लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र एवं L0S लेशनी के निर्देशन में 1967 से 1969 के बीच उत्खनन करवाया गया। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान का वागौर एवं मध्य प्रदेश का आदमगढ़ प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। बालाचल, उदयपुर से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व वल्लभनगर तहसील में ये स्थल स्थित है। 1993 में इस स्थल का उत्खनन प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में करवाया गया। यहाँ से प्राप्त मृदभांडों की सादृश्यता हड़प्पा स्थल से प्राप्त मृदभांडों से की जाती है। प्राप्त ताम्र औजारों पर भी हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नवपाषाण काल से यह हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधि केंद्र था। इस स्थल पर लगभग 22 स्तर देखे गए हैं। मिट्टी के साँड़ की उपलब्धि हड़प्पा से प्राप्त वृषभ मुद्राओं का स्मरण कराती है। विद्वानों की मान्यता है कि यहाँ के लोगों ने ताम्र संस्कृति से लौह सभ्यता तक इस स्थल को आबाद रखा। उत्खनन में प्राप्त ताम्र मुद्राओं पर हाथी एवं चंद्रमा की आकृतियां अंकित हैं। गणेश्वर, सीकर जिले में नीम का थाना के निकट काटली नदी के किनारे ये स्थल स्थित है। यहाँ से बड़ी संख्या में ताम्र औजार प्राप्त हुए हैं। संभवतः मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को तांबा इसी क्षेत्र से जाता था। यहाँ से लगभग 4000 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। 6. दक्षिण भारत में उन्नत आखेट अर्थव्यवस्था चरण से खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था चरण में संक्रमण की समस्या अभी तक स्पष्ट रूप से हल नहीं की जा सकी है। नवपाषाणकालीन बस्तियां पहाड़ी और शुष्क दक्षिण पठार पर पाई गई है। ये बस्तियां खास तौर से कुछ क्षेत्रों में फली फूली जहां सामान्य वर्षों प्रति वर्ष 25 सेंटीमीटर से कम होती है। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले उत्खनित स्थल हैं कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडकल, पिपलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर और टेकलकोट, तमिलनाडु में पेयमपल्ली और आंध्र प्रदेश में उतनूर, कोडेकल, नागार्जुनीकोंडा और पलावय। दक्षिण के नवपाषाण काल का समय 2600 से 800 ईसा पूर्व माना गया है। पुरातत्वविदों ने दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया है। सबसे प्रारंभिक चरण के साक्ष्य संगनकल्लू और नागार्जुनकोंडा में मिलते हैं। नागार्जुनकोंडा में प्राप्त आवासों के धुंधले चिन्ह, लेपित बाहरी सतहों वाले, अपरिष्कृत हस्त निर्मित पीले रक्ताब, नूरे मृदमांड, चकमक के फलक और घर्षित पत्थर के औजारों से प्रदर्शित होता है कि लोगों को खेती का केवल अल्पविकलित ज्ञान था। संभवतः वे जानवर नहीं पालते थे। इस चरण का तिथि निर्धारण 2500 ईसा पूर्व अथवा इससे पहले किया जा सकता है। चरण 2 में चरण 1 के लक्षण तो जारी रहे ही, मृदभांड मुख्यतः लाल रंगक
बनावट के थे। तथापि मणिकारी कला और पशुपालन नए लक्षण हैं। अब सूक्ष्म पत्थर स्फटिक क्रिस्टलों के बनने लगे थे। घर्न 3 में, लगभग 1900 ईसा पूर्व, धूसर भांड प्रमुख हैं। चरण 2 के लाल भांड और लघु फलक उद्योग इस चरण में भी जारी रहे। विभिन्न प्रकार के नवपाषाण औजार भी इस चरण में पाए जाते हैं। ये इस बात का संकेत देते हैं कि खेती का कार्य अधिक किया जा रहा था और भोजन संग्रह तथा आखेट की अब गौण भूमिका रह गई थी। बाद के दोनों चरणों की विशेषता नागार्जुनकोंडा में आवास गांव से लक्षित होती है, जिनकी छतों को संभालने के लिए लकड़ी के लठुठों का इस्तेमाल किया गया था। अन्य स्थलों पर नरकुल और मिट्टी के मकानों के अवशेष भी मिले हैं। दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसलों में मिलेट, रागी की फसल थी। ये गरीबों के भोजन एवं मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। इसके अतिरिक्त गेहूं, कुल्थी, मूंग और खजूर भी उगाई जाती थी। प्रचुर मात्रा में मवेशी और अन्य प्रकार की खाद्य वस्तुओं से संकेत मिलता है कि नवपाषाणकालीन लोगों की स्थानबद्ध कृषि तथा पशुचारण व्यवस्था थी। कार्बन डेटिंग के आधार पर दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति का तिथि निर्धारण 9000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। उतनूर, कोडैकल और कुपगल जैसे नवपाषाण स्थलों के पास राख के अनेक टीले मिले हैं। इनमें से कुछ बस्तियों से दूर जंगलों में भी मिले हैं। सुझाया गया है कि ये राब के टीले नंद्रपाषाणकालीन मवेशी बाड़ों के स्थल थे। समय समय पर इकट्ठा हो गया गोबर या तो किसी संस्कार के रूप में अथवा दुर्घटनावश जलता रहा। अपेक्षाकृत अधिक दूरस्थ स्थानों पर पाए गए राख के ढेर इस बात का संकेत देते हैं कि लोग कुछ खास मौसमों में जंगलों के पशुचारण स्थलों पर चले जाया करते थे। अंत में कहा जा सकता है कि नवपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कृषि, पशुपालन तथा धातु विज्ञान की प्रगति है। आखेट एवं संग्रहण की कृषि तकनीक की ओर अग्रसर होना एक क्रांतिकारी कदम था। इस युग में हर स्तर पर परिष्कार आया, जिससे व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, चौकोलिथिक कल्चर, नवपाषाण काल को 2 चरणों गैरमृद्भांड और मृद्भांड काल में विभाजित किया जाता है। मृद्भांड नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग आरंभ हुआ। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। इस चरण में तांबे के औजारों के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति अथवा कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। साथ ही इसे नवपाषाण, ताम्रपाषाण या पाषाण ताम्रचरण के नाम से भी जाना जाता है। तांबे के प्रयोग और उसके लाभों का विवेचन बीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में किया है। तकनीकी दृष्टि से इस चरण को प्राकु हड़प्पाई लोगों पर लागू किया जाता है, लेकिन अनेक ताम्रपाषाण संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय भिन्नताओं के साथ जारी रहीं। इन संस्कृतियों में मुख्य रूप से पत्थर एवं तांबे का प्रयोग किया गया, तथापि कहीं कहीं कांसे का प्रयोग मिलता है। कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं: आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व, कायथा संस्कृति 2450 से 1700 ईसा पूर्व, सावलदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व, प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व, रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व, जोरवे संस्कृति 1500 से 900 बीसी। इन संस्कृतियों का विस्तृत विवेचन निम्नलिखित है। दक्षिण पूर्व राजस्थान, इस क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति का वनास नदी के नाम पर वनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है।
आहार संस्कृति के 3 चरण हैं, ए, बी और सी। इनके काल क्रमशः 2580 ईसा पूर्व, 2080 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किए गए हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज्यादातर तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सफेद रैखिक चित्रों से सजाया गया है। गोरीदार तस्त्रियां भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। यहाँ से पालतू भैंसें, बकरियां, भेड़ें और सूअर के प्रमाण मिले हैं। चावल, ज्वार, बाजरे आदि की खेती को जाती थी। यहाँ के घरों की दीवारें पत्थर और मिट्टी की या मिट्टी की अनप की ईंटों की बनी होती थीं। आहार के उत्तर पूर्व स्थित गिलुंड में घरों के ढांचों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पत्थर के फलकों का उद्योग भी प्राप्त हुआ है। बालाथल से भी तांबे और पत्थर के औजार तथा लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मालवा यहाँ ताम्रपाषाणिक संस्कृति मूलतः नर्मदा घाटी में विकसित हुई। यहाँ के प्रमुख स्थलों में कैथा, एर्च, नगदा, नवदाटोली आदि हैं। ये सभी स्थल पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध के किनारे कैथा का उत्खनन 2 बार हुआ है और वहां ताम्रपाषाणिक बस्ती के 3 चरणों का पता चला है। बस्ती का प्रारंभिक काल 2400 ईसा पूर्व और 2120 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। दूसरा काल 2100 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व के बीच, जबकि तीसरा 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच। कयथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन मानी जाती है। यहाँ के कुछ मृदभांडों पर प्राक हड़प्पीय प्रभाव तथा कुछ पर हड़प्पाई प्रभाव दिखाई पड़ता है। कयथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियों पाई गई हैं। इसी स्थल से स्टेटाइट और कैमेलियन जैसे उत्कृष्ट पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि इस संस्कृति के लोग अमीर थे। कयथा संस्कृति की कई बस्तियां किला बंद हैं। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदाटोली में ताम्रपाषाण बस्तियों के 4 चरण प्राप्त हुए हैं, जिनका काल 2020 ईसा पूर्व से 1660 ईसा पूर्व के बीच पड़ता है। यहाँ की मुख्य विशेषता चित्रित काले व लाल मृदभांड हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार के लाल पालिश वाले मृदभांड हैं, जिन्हें काले रंग के चित्रों से सजाया गया है। इन्हें मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है। मालवा मृदभांडों को सभी ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मालवा संस्कृति के लोग कताई और बुनाई में भी दक्ष थे, क्योंकि वहाँ चरखे और तकलियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मालवा किस्म की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ वेतवा नदी के किनारे एर्न और जबलपुर के निकट त्रिपुरी में भी पाई गई हैं। नवदाटोली का उत्खनन दक्खन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने किया है और यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण युगीन ग्राम स्थल है। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे, नेवासा और दैमाबाद तथा पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। यहाँ के स्थलों में गोदावरी के तट पर स्थित दैमाबाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बड़ा स्थल है। ये लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 4000 लोग रह सकते थे। यहाँ तांबे के साथ साथ बड़ी संख्या में कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली हैं: रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे और हाथी की आकृतियां, जिनमें प्रत्येक ठोस धातु की हैं। यहाँ से जौ, गेहूं, मसूर, कुल्थी, मटर और कहीं कहीं से चावल प्राप्त हुए हैं। वेर की झुलसी हुई गुठलियां भी मिली हैं। पालतू बनाए गए पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और घोड़ा शामिल हैं। मृन्मूर्तियों में मातृदेवी के अनेक रूप मिलते हैं।
मातृ देवी की एक आकृति सांड की आकृति के साथ जुड़ी हुई मिली है। ये कच्ची मिट्टी की है। यहाँ से बहुत सारे कलश शवाधान प्राप्त हुए हैं। ये कलश घरों के फर्श के नीचे रखे मिले हैं। कुछ अस्थियों से वयस्कों एवं बच्चों के दंतक्षरण रोग का तथा शिशुओं में होने वाले स्कवी रोग का पता चलता है। काले पालिश युक्त या हल्के पांडुरंग वाले मृदभांड इस संस्कृति की अभिलक्षक विशेषताएं हैं। इनामगांव में जोड़वे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कृषि मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। यहीं से बाद की अवस्था में 1300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। इनाम गांव में शिल्पी पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल पर रहता था। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। नेवासा जोड़वे संस्कृति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य मिला है। यहाँ से नैदानिक मृदभांड डायग्नोस्टिक पॉटरी के साक्ष्य मिले हैं। ये मृदभांड लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन हैं और इनका एक विशिष्ट नमूना टोटीदार तथा नवतली बर्तन है। मृदभांड की डिजाइन बहुधा ज्यामितीय है, जिनमें तिरछी समानांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। जोड़वे संस्कृति के लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर की फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। कब्र में मिट्टी की हाड़ियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं, जो परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थीं। दक्षिण भारत इस क्षेत्र में स्थित ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाण संस्कृति से प्राप्त होती है, जिसके परवर्ती चरणों में कुछ ताम्रपाषाण तत्वों का संकेत मिलता है। यहाँ के प्रमुख स्थल हैं ब्रह्मगिरी, मस्की, पिपलीहल, उतनूर, संगनकलू, पैयमपल्ली, हिममिने, नागार्जुनकोंडा, कोडेकल इत्यादि। दक्षिण भारत के स्वर्ण क्षेत्र का उपयोग इसी काल में हुआ। खेती की फसलों में बाजरा और चना मिला है। यहाँ कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। ये लोग अपने मवेशियों को घरों के बाहर बांध देते थे तथा उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। बाड़ के भीतर जो गोबर इकट्ठा होता था, उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ जला दिया जाता था। फलस्वरूप वहां राख का एक टीला बन गया। इन टीलों को भस्म टीले, ऐश माउंट्स कहा जाता है। पूर्वी भारत यहाँ के कुछ ताम्रपाषाणिक स्थल थे। बिहार में चिरांद, सेनुवार, सोनपुर और ताराबी। पश्चिमी बंगाल में पांडुराजा, रधीबी और महेशदल। ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब इलाहाबाद के आसपास के विंध्य क्षेत्र में कई ताम्रपाषाणिक स्थल मिले हैं। इमलीडीह, नरहन, सोधीरा और फैराडीह विशेष उल्लेखनीय हैं। साइपाई नामक एक स्थल पर एक तलवार और एक मत्स्य भाले का सिरा मिला है, जिनका गेरुवर्णी मृदभांड से सीधा संबंध देखा गया है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति का महत्व परवर्ती काल में भारतीय संस्कृति के विकास के क्रम में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का बहुत महत्व है। संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदायों का गठन इसी काल में हुआ। इसी काल में आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी। आधुनिक कर्मकांड और आचार व्यवहारों का ढांचा भी इसी काल की देन है। इस काल की शव संस्कार विधियां भिन्न भिन्न थीं। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण विस्तीर्ण शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान मैक्सिनल वेरियल। इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है उनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड। कायथा संस्कृति अपने उन मजबूत लाल लेप वाले मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है।
जिन पर चॉकलेटी रंग से तरह तरह के चित्र बने हुए हैं। इस संस्कृति की एक अन्य विशेषता है लाल रंग से चित्रित पांडुमांग। आहार संस्कृति वाले लोग काले लाल रंग के बर्तन बनाते थे जो सफ़ेद डिजाइनों से सजे होते थे। मालवा के बर्तन बनावट में कुछ अनघड़ है, लेकिन उन पर मोटा लेप लगा है जिसकी सतह पर लाल या काले रंग में डिज़ाइन बने होते हैं। प्रभास और रंगपुर के मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति से लिए हुए हैं, लेकिन उनकी सतह चमकदार है जिसकी वजह से उन्हें चमकीले लाल भांड भी कहा जाता है। जोड़वे के भांड लाल पर काले रंग से रंजित है, लेकिन उनकी तह धुंधली या खुरदरी हैं। इन मृदभांडों में साधारण तस्त्रियाँ, टोंटीदार कलश, डंडीदार चषक, प्याले, साधारण कटोरे, बड़े संचय पात्र और टोंटीदार पात्र एवं कटोरे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग नरकुल और मिट्टी के गारे से आयताकार और वृत्ताकार घर बनाते थे। गेहूं और जौ की खेती मालवा क्षेत्र में की जाती थी। चावल इनामगांव और आहार के खुदाई स्थलों से पाया गया है। ये लोग ज्वार और बाजरा भी उगाते थे और कुल्थी, रागी, हरे मटर, मसूर और हरे व काले चनों की खेती करते थे। ये लोग आपस में व्यापारिक क्रियाकलापों से जुड़े थे। कंगन चूड़ियां बनाने के लिए सीपियां व कौड़ियां सौराष्ट्र के समुद्र तट से व्यापार के जरिए अन्य ताम्रपाषाणी क्षेत्रों को भेजी जाती थी। इसी प्रकार सोना और हाथी दांत भी टेकल कोट्टा, कर्नाटक से जोड़वे संस्कृति वाले लोगों के पास आया होगा। इसी प्रकार राजपीपला, गुजरात से उपरत्नों का व्यापार भी विभिन्न क्षेत्रों के साथ होता था। धर्म के द्वारा सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां आपस में जुड़ी थी। उनमें मात्र देवी और वृषभ की पूजा प्रचलित थी। मालवा में वृषभ पूजा बोलबाला था। दैमाबाद से प्राप्त एक पात्र पर की गई चित्रकारी में एक देवता को वाघों जैसे जंतुओं और मोर जैसे पक्षियों से घिरा हुआ दिखाया गया है। कुछ विद्वान इसकी तुलना शिव पशुपति से करते हैं। उत्तरकालीन जोड़वे संस्कृति के स्थल इनामगांव के पुरा स्थल पर अनेक शिरकटी छोटी छोटी मूर्तियां मिली है। उनकी तुलना महाभारत की देवी विशिरा से की गई है। बड़ी संख्या में अग्निकुंड के मिलने से अग्नि पूजा का अनुमान लगाया जाता है। ताम्र पाषाण युगीन कृषकों ने मिट्टी और धातु की प्रौद्योगिकी में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। उनके द्वारा चित्रित भांड बहुत अच्छे बनाए और आग में पकाए जाते थे। उनके भट्ठे की आग का तापमान 500 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस तक होता था। धातु के औजारों में हम कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, कड़े, भनके, कांटे आदि पाते हैं, जो अधिकतर तांबे के बने होते थे। सोने के आभूषण बहुत ही दुर्लभ थे और केवल जोड़वे संस्कृति में ही पाए गए हैं। ताम्रनिधियाँ और गैरिक मृदभांड सर्वप्रथम 1822 में कानपुर के जिले विदुर से तांबे के कांटेदार बर्छे प्राप्त हुए। तब से लेकर आज तक लगभग 1000 तांबे की वस्तुएं भारत के विभिन्न भागों में 60 पुरा स्थलों से प्राप्त हो चुके हैं। 40 से अधिक ताम्रनिधियाँ, जिनमें अंगूठी, कुठारी, खंग, हारपून, दुसिंगी तलवारें, मानवाकृतियाँ आदि शामिल है, पूरब में बंगाल और उड़ीसा से, पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से उत्तर में उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और 102 चांदी के पतले पत्थर हैं, लेकिन इन ताम्रनिधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। इन ताम्रनिधियों का संबंध कभी कभी गैरिक मृदभांड (ओसीपी) से भी लगाया जाता है। यह एक लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता है। अधिकांश गैरिक मृदभांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं। इन गैरिक मृदभांडों का काल मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है, जब गैरिक मृदभांड की बस्तियां समाप्त हुईं।
उस समय से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव 1.1 मीटर देखा गया। उत्खनन कार्यों के दौरान एटा जिले के सैवई स्थल पर ताम्र संचय की वस्तुएं गैरिक मृदभांडों के साथ पाई गई थी। इस प्रकार गंगा यमुना दोआब ये जहां जहां ताम्र संचय मिले हैं वहां लगभग सभी स्थलों पर गैरिक मृदभांड भी पाए गए हैं। लेकिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उनका सांस्कृतिक साहचर्य स्पष्ट नहीं है। ऊपर गंगा घाटी के कुछ अन्य स्थलों जैसे बहदराबाद, नसीरपुर कुल्ली संस्कृति कुल्ली, मेई, निंदोवारी और नियाईबुधी शहर में उद्घाटित थी। यहाँ अनेक कमरों वाले पत्थर के घर प्राप्त हुए हैं। निंदोवारी में बस्ती के बीच में सीढ़ीदार घरों का एक समूह है। मृदभांड कुल्ली मृदभांड के प्रकार के हैं। मातृदेवी की मृन्मूर्तिकाएं, सांड की 2 चित्रित मूर्तिकाएं और 2 सैंधव मोहरें भी मिली हैं। एडिथ शहर में सीढ़ीदार चबूतरों की पूरी श्रृंखला देखने को मिलती हैं। राजस्थान के घग्घर हाकरा क्षेत्र में सोची का उत्खनन एन घोष ने 1952 में किया था। इसे उन्होंने सैंधव सभ्यता का ऊपरी स्तर बताया। इसके मृदभांड कोटदीजी के मृदभांडों से मेल खाते हैं। ये संस्कृति जलीलपुर, हड़प्पा, कालीबंगा, कोनाल, बनवाली आदि से भी देखने को मिली है। वर्तमान में इन्हीं संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता का उद्भव माना जाता है। लौह युग भारत में ताम्र पाषाण काल के समाप्त होते होते ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थी। लेकिन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन लोहे के साथ हुआ। विश्व के संदर्भ में लौह युग लगभग 1300 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। भारत में लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में इसके प्रयोग के साक्ष्य गंगा यमुना दोआब, उत्तरी राजस्थान और पंजाब से प्राप्त हुए हैं, जबकि दक्षिण में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रादुर्भाव हुआ। हाल ही में सोनभद्र जिले में राजा नल के टीले और स्थलों की खुदाई से पता चला है कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन काशी और उआस के वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व में होता था। इस प्रकार नई एनसीईआरटी के शोधों ने लोहे की प्राचीनता को 500 वर्ष और पहले 1500 ईसा पूर्व कर दिया है। हाल के वर्षों में लौह युग के आरंभ का संबंध चित्रित धूसर मृदभांड से स्थापित किया गया है, जिनमें सबसे पहले अहिच्छत्र के उत्कृष्ट मृदभांडों और उसके बाद हस्तिनापुर के गृमांडों का उल्लेख किया जाता है। एक नवीन गणना के अंतर्गत ऐसे लगभग 725 स्थलों की सूची दी गई है जहां उत्खनन के दौरान या धरातल पर इस प्रकार के मृदभांड मिले हैं। उत्खनित लौह युक्त स्तर अहिच्छत्र आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, मथुरा, रोपड़, सरदारगढ़, श्रावस्ती, नोव, काम्पिलियर और जखेड़ा में मिले हैं। परंतु हरियाणा और पंजाब में दयरी, भगवानपुरा, नागर और कटपालोन जैसे कुछ स्थलों से सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद लौह रहित काल से इस मृदभांड का संबंध प्रतीत होता है। अतः इन मृदभांडों का संबंध लौह अवस्था से कैसे लगाया जाए, ये यक्ष प्रश्न है।